हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एंड यस लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अणुसंख गुणधर्म, ठीक। और पिछले लेक्चर में हम लोग अणुसंख गुणधर्म के दो गुणधर्म को पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और दूसरा पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। आज बारी है किसकी? हिमांक में अवनमन की, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमांक में अवनमन के बारे में सीखेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक। ऐसी सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं, ठीक। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वाष्प दाब, ठीक है ना, हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हिमांक का अवनमन। कहाँ हो भाई साहब? चलिए ये रहा, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग हिमांक के अवनमन को समझते हैं कि है क्या कहानी। तो यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहली चीज तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हिमांक, ठीक। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अवनमन। क्या दिख रहा है? अवनमन। तो ये दो बातें आपको ध्यान देनी। अब हिमांक किसे कहते हैं, तो बस ये बात याद है। अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपने एक बात क्या कि क्वथनांक, तो क्वथनांक में क्या होता था? उन्नयन। अच्छा, क्वथनांक किसे कहते थे? तो हमने कहा था किसी भी चीज, किसी भी द्रव का क्या होना, उबलना, वो क्या कहलाता था? उस द्रव का क्वथनांक कहलाता। जैसे पानी जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बोले भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या करता था? उबलने लगता था। तो ये क्या कहलाता था? पानी का क्वथनांक कहलाता था, ठीक। अब यही कहानी यहाँ पर हिमांक है। तो हिमांक का मतलब होता है फ्रीज करना, यानी किसी चीज को क्या कर देना? जमा देना, ठीक। यानी कोई भी द्रव जो है जिस टेम्परेचर पर जम जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? उसका हिमांक कहलाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, हिमांक। अच्छा, अवनमन का मतलब क्या होता है? तो अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी, ठीक। तो हिमांक में हमें कमी बतानी, कैसे कैसे ये कमी आ सकती है। तो पहले हिमांक का मतलब समझ लो कि प्रत्येक द्रव किसी न किसी निश्चित ताप पर क्या करेगा? जम जाएगा या सॉलिड में बदल जाएगा। तो उस ताप को हम लोग क्या बोल देंगे? उस द्रव का हिमांक बोल देंगे, ठीक। अब जैसे पानी उबलता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर था? तो बोला भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। अब अगर मैं कह दूं जमेगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बोलो भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो जमने लग जाता है। क्या होता है? जमने लग जाता है, ठीक। तो ये दो बातें आपको अच्छी तरीके से सीखनी कि हिमांक किसे कहा जाता है, या हिमांक में जो अवनमन है वो क्या चीज होती है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग यही सीख लेते हैं कि हिमांक में अवनमन आए तो आए कैसे, है ना। हिमांक में अवनमन आए तो आए कैसे, ठीक। तो इस हिमांक में अवनमन को दिखाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ ये हमने कहा आपसे कि एक विलायक ले लीजिए। विलायक बोले तो हमने कहा पानी ले लीजिए, ठीक। तो आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या भर दिया? पानी भर दिया, ठीक। इस तरीके से इस बीकर में आपने पानी भर दिया, ओके। ये चीजें कंफर्म कर लिया आपने। तो यहाँ पर ये भरा हुआ है बच्चा क्या? पानी, ठीक। अब ये पानी जो है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा? तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भैया पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जमने लगता है। फिर और अगर कम होता जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे और ज्यादा जमता चला जाएगा, ठीक। अच्छा, 0 से जमना शुरू हो जाता है, ऐसी कहानी आप बता सकते हैं फिलहाल। उसके बाद फिर हमने आपसे कहा कि चलो एक दूसरी और कहानी समझा दो हमको। तो बोले दूसरी क्या कहानी है, अभी देखते हैं। तो हमने कहा अब एक काम करो, इसमें थोड़ा सा एक और पदार्थ मिला दो, इसमें थोड़ा सा एक और पदार्थ मिला दो, ठीक। बोले अब क्या मिला दें? तो बोले पदार्थ मिलाना है तुम्हें ये क्या, तो जरा देखो ध्यान से, ठीक। तो उसने बोला कि थोड़ा सा एक पदार्थ और मिला दो। अब ये जो हम अलग से मिला रहे हैं ये एक विलेय है। क्या है? विलेय है, ठीक। तो अब हमें पता है कि इसमें दो पदार्थ आपने मिला दिए। इसमें कितने पदार्थ मिला दिए आपने? दो पदार्थ मिला दिए, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने इसमें क्या मिला रखा है? पानी। तो ये तो हो गया पानी की कहानी, ठीक। उसके बाद में दूसरा एक पदार्थ आपने और मिला दिया। मान लो हमने कहा कि वो कोई दूसरा पदार्थ विलेय के रूप में है। किसके रूप में है? विलेय के रूप में है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया विलेय और पानी क्या हो जाएगा बच्चा? विलायक हो जाएगा, ठीक। इतनी सी कहानी समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी है, वो ये कि इन दोनों में तो विलेय और विलायक जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि भैया अब ये हमारा ना तो विलेय रह गया ना विलायक रह गया, अब ये बन चुका है विलेयन। क्या बन चुका है? विलेयन बन चुका है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें दोनों पदार्थ मिक्स हो गए तो ये क्या बन चुका? विलेयन बन चुका, ठीक। अभी केवल यहाँ पर पानी था तो पानी को हमने क्या मान लिया कि विलायक है। ये केवल और केवल क्या है? विलायक है, ठीक। अब इस विलायक को जमने के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए था? बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम करते चले जाओ तो कहानी बन जाएगी, ठीक। बोले अच्छा ऐसा कुछ? बोले हाँ ऐसा ही है। अब तुमने कहा क्या कि भैया एक काम करो, इसमें कुछ विलेय मिला दो। जैसे विलेय मिलाया वो क्या बन गया? विलेयन। अब यही जो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था अब वो विलेय
विलेन बन चुका है, अब ये 0 पर ना जम करके इससे भी कम डिग्री सेंटीग्रेड, हमने कहा मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम यहाँ तक तो चला ही जाएगा। ठीक, तो ये जो आपने देखी कि कमी आ गई कितने डिग्री सेंटीग्रेड की, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कमी क्यों आई, कैसे आई, तो ये हम लोग कमी कैसे लाए हैं, तो आपने देखा यहाँ पर जब आपने क्या मिला दिया, विलेय मिला दिया। ठीक, और ध्यान रखना एक विलेय जो है ये कैसा विलेय है, तो आप बोलेंगे अवाष्पशील विलेय है। कैसा विलेय है, अवाष्पशील विलेय है। ठीक, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, ये जो विलेय आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा विलेय होगा, एक अवाष्पशील विलेय होगा। ठीक ना, ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमने विलेय लिया है वो कैसा लिया है, अवाष्पशील विलेय लिया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलो एक कहानी और शुरू करते हैं थोड़ी सी। ठीक, चलो अपनी देहाती भाषा में समझते हैं कि कैसे कैसे इसको अच्छे से और क्लियर करा जा सकता है। ठीक, हमने यहाँ पर ऐसे 4 लाइनें खींच ली, बड़े प्रेम से समझना बच्चा, ध्यान से। हमने यहाँ पे 4 लाइनें खींच ली। ठीक, और हमने कहा ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन है ये है विलायक की लाइन। किसकी लाइन है बच्चा, विलायक की लाइन है। ठीक है ना, और उसके बाद हमने कहा ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये किसकी लाइन है, तो बोलोगे भैया ये विलेयन की लाइन है। किसकी लाइन है, विलेयन की। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आकर के अगर किसी द्रव का इतना टेम्परेचर बढ़ा दो कि वो इस लाइन के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर वो क्या करने लगेगा, आकर के उबलने लगेगा आकर के, और अगर इतना कम कर दिया जाए कि नीचे वाली लाइन तक लेकर के जाए, तो यहाँ पर ये क्या होने लगेगा, जम जाएगा आकर के। ठीक, इतनी बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? अब हमने पता है एक चीज क्या, कि जो शुद्ध विलायक होता है, अगर इसके हम लोग ठीक है ना, अगर इसके हिमांक के बारे में बातचीत करें, शुद्ध विलायक के हिमांक के बारे में, तो हमें पता है T0। विलायक को हमेशा नॉट से लिखा जाता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक, ये याद अच्छे तरीके से रख लेना। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्रीज करने के बारे में, जमाने के बारे में। किसके बारे में, फ्रीज करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, अब फ्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे F मिल रहा, तो तुम यहाँ पर क्या लिख देना, T0F। बताओ कोई दिक्कत क्या, T0F। ठीक, उसके बाद हमने कहा जरा इसकी भी कहानी समझ लो, तो अब ये तो विलेयन है, तो विलेयन के लिए क्या लिखोगे, TSF। क्या लिखेंगे, TSF। अब हमें इन दोनों को जमाना है, तो जमाने के लिए हमें इस लाइन तक लेकर के आना पड़ेगा कि नहीं लेकर के आना पड़ेगा, जरा बोल के देखो एक बारी। तो जब लेकर के आना पड़ेगा तो दोनों लाइनों को यहाँ तक लेकर के आओ, एक सेकेंड, दोनों लाइनों को यहाँ तक लेकर के आओ। ठीक, अब जरा दोनों में से देखो लाइन किसकी लंबी दिखाई दे रही, विलायक की या विलेयन की? तुम बोलोगे भैया हमें बिल्कुल विलायक की लाइन जो है वो सबसे ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है विलेयन की अपेक्षा, विलेयन की लाइन जो है वो छोटी दिखाई दे रही है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हिमांक ज्यादा है वो किसका है, विलायक का, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब उसमें तुमने विलेय मिला दिया तो वो घटकर विलेयन बन गया, अब विलेयन बन गया तो उसका हिमांक भी तो कम हो गया। तो बस यही तो बताना था। अब ये हिमांक में कमी आई तो आई कैसे, तो तुम बोलोगे भैया कि जब हम लोग अवाष्पशील विलेय को मिलाए हैं तभी ये हमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। ठीक, अब एक बारी डेफिनेशन पे भी फोकस कर लो, फिर हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, कह रहा जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, यानी ये जो पानी है ये कैसा है, वाष्पशील है, ये बात ध्यान रखो ना। तो साफ उसने कह दिया कि भैया जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। ठीक, तो अभी हिमांक कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब उसका हिमांक कितना बचा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया घट करके। ठीक, तो कह रहा उसके हिमांक में कमी हो जाती है, और इसी को ही हम लोग कह देते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक, तो आप एक बात याद रखेंगे कि जो हिमांक का अवनमन होता है इससे हम लोग लिखते हैं डेल्टा TF। किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा TF से लिखते हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब हमें एक फॉर्मूला छोटा सा बनाना है यहाँ पर, क्या, डेल्टा TF बराबर। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पर ज्यादा में से कम को घटाना, तो ज्यादा वाष्प दाब किसका है बेटा, विलायक का वाष्प दाब, और विलायक के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं, T0F माइनस विलेयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, तो तुम बोलो भैया TSF। ये दो फॉर्मूले, सॉरी ये एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक, ताकि अभी न्यूमेरिकल जब मैं लगवाऊं तो आपको न्यूमेरिकल की कहानी अच्छे तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके दिमाग में बैठा लो कि हम लोग जो है ना इसके बाद में अभी जस्ट तुरंत न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं, कुछ डेफिनेशन याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक, अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसलिए डेल्टा TF बराबर क्या बोलोगे, T0F माइनस का TSF। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग कहानी को थोड़ा सा। अब आगे की कहानी है राउल्ट का नियम। ठीक, अब ये चौथी बार आप राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हो, चौथी बार राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक, फिलहाल जल्दी से शुरू करते हैं। कह रहा है क्या कि हिमांक का अवनमन, अभी आपने पढ़ा बच्चा क्या कि जो हिमांक का अवनमन था वो क्या था, तो बोला भैया डेल्टा TF। हिमांक के अवनमन को किससे लिखा था, डेल्टा TF से लिखा था। ठीक, तो कह रहे भैया जो डेल्टा TF है
कह रहा विलयन में उपस्थित विलेय की मोललता के, ठीक याद रखना ये समानुपाती होता है किसके, मोललता के, यानी जो हिमांक का अवनमन है वो मोललता के समानुपाती होता है, ठीक, डेल्टा टीएफ समानुपाती मोललता, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चले, अगर हम कहानी को बढ़ाएं तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा टीएफ। अब जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक कांस्टेंट जरूर आ जाता है और वो कांस्टेंट हमारे लिए क्या होगा, के। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिमांक को, फ्रीज को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे के एफ, ठीक है, इनटू में आपका क्या हो जाएगा स्मॉल एम बोले तो मोललता, ठीक। क्या ये फॉर्मूला आप नहीं याद कर सकते हैं क्या? ये इतनी सी कहानी जो है ये राउल्ट के नियम की कहानी है, इतनी सी कहानी जो है ये किसके नियम की कहानी है, राउल्ट के नियम की कहानी है, किसके लिए, तो हिमांक के अवनमन के लिए, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पता है कि मोललता यानी स्मॉल एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग पीछे कई बार पढ़ चुके हैं कि WA/MA इंटू में WB और ऊपर 1000 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, किसके लिए, मोललता के लिए, ठीक। क्या यही फॉर्मूला उठाकर यहाँ नहीं रख सकते हैं आप? अगर रख देंगे तो कहानी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा कि डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला मिलेगा बच्चा हमको क्या, कि KF, क्या मिलेगा, KF इंटू में मिलेगा WA इंटू में मिलेगा 1000 और नीचे आ जाने पर क्या मिलेगा MA, ठीक है ना, और इंटू में क्या मिलेगा बच्चा WB मिलेगा। ये है फॉर्मूला बच्चा। अब ये फॉर्मूला अगर आपने तैयार कर लिया तो समझ लो न्यूमेरिकल आपके हंसते खेलते बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आपको समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई, ठीक। बहुत आसान सी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी कम से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल। अब आगे देख लीजिएगा, हमारे पास में एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं KF। अब KF क्या बला है जरा इसको समझ लेते हैं। तो KF को हम लोग बोलते हैं बच्चा मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। हमने क्या बोला था, ये एक कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा क्या, हिमांक। क्या बोलोगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोलना है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक। ये ध्यान रखना। तो हिमांक अवनमन स्थिरांक बोल दो या मोलल अवनमन स्थिरांक बोल दो, दोनों कहानी एक ही है, एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन भी आपसे कभी कभी पूछ देता है, तो जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर लिखा मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक। तो किसे कहा जाए मोलल अवनमन स्थिरांक या किसे कहा जाए हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो जरा देख लो एक बार ध्यान से। कह रहा है क्या कि किसी वाष्पशील के 1000 ग्राम में, ध्यान समझना, ठीक है, किसी वाष्पशील के 1000 ग्राम में, मान लो हमारे पास में यहाँ पर कोई वाष्पशील क्या था, विलायक था। ये बात आपने पढ़ी अभी पीछे का कि हमारे पास में ये क्या है, विलायक, वाष्पशील विलायक था और इसकी मात्रा हमें कितनी चाहिए बेटा, 1000 ग्राम। तो कह रहा है किसी ठीक है ना, किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में, देखो ध्यान से, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्ट का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, ठीक, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सी कहानी है। क्या कि ये एक विलायक था, कितना मात्रा लेनी है, 1000 ग्राम। अब इसमें आपने ये जो विलेय घोला था, इस विलेय की मात्रा बस कह रहा है कि 1 मोल घोल दो, 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट घोल दो। उस समय जितनी भी आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी हिमांक में, वही उसका क्या कहलाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा, ठीक। जरा देख लो ध्यान से, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा, बड़ी आसान सी चीज है। कह रहा किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। अब एक चीज और याद रख लो कि इसे लिखा किससे जाता है बच्चा, तो बोलना KF से। मात्रक जरूर याद कर लेना। तो मात्रक होता है बच्चा क्या, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या होता है, किलोग्राम प्रति मोल, ठीक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि केल्विन किलोग्राम प्रति मोल जो है इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक। फटाफट जल्दी से याद करो और आगे कहानी चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक। देखो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। फटाफट देखते हैं। कह रहा किसी पदार्थ के 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में घोलने पर, सबसे जो जरूरी चीज होती है वो यही होती है बेटा, डाटा कलेक्ट करना है ना बच्चा। अगर डाटा कलेक्ट आपने ढंग से कर लिया तो कहानी बन जाती है न्यूमेरिकल की। तो 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 60 ग्राम लिख देना तुरंत, ठीक। अब क्या कह रहा है, जल, तो जल के लिए क्या लिख देना, H2O। तो कह रहा 60 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है हिमांक
हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ा बच्चा? हिमांक का अवनमन। ठीक, और हिमांक का अवनमन में ही जो अवनमन शब्द है, इसी अवनमन शब्द का ही मतलब क्या पढ़ा था बच्चा आपने? कमी। क्या पढ़ा था? कमी। ठीक है, तो बस यही तो समझ लो कि हिमांक में क्या दी गई, हमें कमी दी गई है, और हिमांक में जो कमी होती है उसे हम लोग क्या किस नाम से लिखते हैं? तो ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि हिमांक में जो कमी होती है उसको लिखा जाता है बच्चा किससे? डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ का जो मान है वो कितना दिया गया है? 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड। 136 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए यदि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, मोलल अवनमन स्थिरांक किससे लिखा जाता है बच्चा? के एफ से। और अगर के एफ से लिखा जाता है तो ये जो वैल्यू दी गई है आपको, वो किसका मान दिया गया? आपको के एफ का मान दिया गया। ठीक, के एफ का मान दिया गया आपको कितना? 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, ये है कहानी। अब जरा ध्यान से देखो, इस कहानी को भी समझ लेते हैं और पूरी निपटा ही देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखा आपने कि ये वैल्यू ग्राम में, ये वैल्यू ग्राम में, जब जब दोनों वैल्यू ग्राम में हो या एक भी वैल्यू ग्राम में हो तो ध्यान रखना वो मान होते हैं डब्ल्यू के। बच्चा किसके होते हैं? डब्ल्यू के। ठीक, अच्छा, कम वाली वैल्यू को डब्ल्यू ए, ज्यादा वाली वैल्यू को डब्ल्यू बी मान लेते हैं। ठीक, अब ये एक पदार्थ है, ये जो है 1.5 ग्राम, ये क्या है? पदार्थ है। देखो ध्यान से, किसी पदार्थ के 1.5 ग्राम को, अब करा इसी पदार्थ का, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी। क्या करनी है? पदार्थ के अणुभार की। और पदार्थ का ही अणुभार जो अगर डब्ल्यू ए है तो पदार्थ का अणुभार हो जाएगा बच्चा एम ए। तो जो आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि एम ए का मान हमें बता दो। ठीक है ना, तो इतनी सारी कहानी थी। अब अगर हम आपसे कहें कि एक बार जरा क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख करके बता दो, तो फॉर्मूला आप लिखेंगे कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में 1000 और बटे एम ए, ठीक है ना, इंटू में डब्ल्यू बी। यही तो है कहानी। ठीक, तो तुमसे जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया? एम ए। तो अगर हम एम ए के बराबर फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोले भैया के एफ तो अपनी जगह पे सेम रहेगा, डब्ल्यू ए भी वहीं पर बना रहेगा, इंटू में 1000 भी वहीं बना रहेगा। कहानी बदल गई डेल्टा टी एफ की। एम ए इधर चला आएगा, डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, तो नीचे आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। ठीक, अब जल्दी से इस फॉर्मूले में सबके मान रख देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे बच्चा एम ए का मान। जरा के एफ के मान पे फोकस करो, कितना दिया है? 1.86। लिख दो फटाफट, 1.86। ठीक है ना, इंटू डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है? बोले तो 1.5। तो 1.5 लिख दीजिए, इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और डिवाइड पे आ जाइए डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मान कितना है? 0.136 इंटू, और उसके बाद डब्ल्यू बी का मान कितना है? 60। तो तुम्हें यहाँ पर कितना लिख देना? 60 लिख देना। कहानी पल्ले पड़ी। अब जरा देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ बच्चा, नीचे 3 जीरो बना दो। कितने जीरो बना दो? 3 जीरो। ये पॉइंट हटाया बच्चा, ऊपर कितने जीरो बना देना? 3 जीरो बना देना। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब हमने कहा निपटा दो जीरो से जीरो की कहानी को। तो देखो 1 2 3 1 2 3, ये तीनों से जीरो कट गए। अब हमने कहा 15 को सीधे निपटा दो इससे, तो 15 से काटा तो 15 चौको 60। इधर तो हो गया बच्चा कितना? 4 60, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 2 18। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कट गया। 15 चौको 60। अब 2 से निपटा देते हैं। हमने कहा 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, इसको काटो जरा, 2 नेम 18 और 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। अब हमने कहा 3 से ये कटेगा क्या? 3 चौको 12, नहीं कट रहा ना, कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। एक काम करो, 2 से इसको निपटा देते हैं। 2 से काटा, 2 एकम 2, और हमने कहा 2 से काट दो, 2 पंचे 10, इधर 500 बचेगा, इधर इसको काट दो 2 से। ठीक, तो हमने कहा 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर इसको काट दिया तो तुम्हारे पास बचेगा बच्चा कितना? 250, है ना। देखते रहना ध्यान से। ठीक, अभी और कट जाएगा क्या? काट दो एक बार, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, इसको भी काट दो जरा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10, 125। 125। अब कुछ है जुगाड़ क्या? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं लग रहा है बेटा, है ना। अब तो तुम्हें भाग करना ही पड़ेगा, तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई करा लो फटाफट। कितने का? 125 मल्टीप्लाई 93 कराओ जल्दी से। 5 तिया 15 का 5, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। ठीक, 9 से 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 और हासिल आया 2, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक, इधर हो गया 5, 7 5 हो गया 12 का 2, 3 2 6 और 1 7, 1 और 1, यानी 11725 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 11725। ठीक है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो क्या? 11725। ठीक है, देख लेना बच्चा कैलकुलेशन थोड़ा सा ना, अगर कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर जरूर सही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर पाना। ठीक, अब हमें क्या करना, इस चीज को और कैलकुलेट कर लेना है कि 34 का डिवाइड कर देना 11725 में। ठीक है, अब अगर 11725 में करेंगे 34 का डिवाइड, तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलो देखते हैं, 34 और 11725। ठीक है,
चलो देखो कितनी बार में चला जाएगा, 3 से काटा 3 पर का 9, लगभग 3 बार चला जाएगा। 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल, 3 तर का 9 और 1 10, ठीक है, घट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 2 गया बच्चा 5, 1 में से 1 गया 1। अब उतार लिया कितने का, 2 से, ठीक। तो 3 पचे 15 ज्यादा हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 बार चला जाएगा, ठीक, कर दो। 4 चौको 16, 1 हासिल लाया, ठीक है ना, 4 चौको 16। अरे क्या हो रहा बच्चा, चलो यार, है ना। तो अब एक हासिल आया ना अभी का, ठीक। और उसके बाद 4 तिया 12 और 1 13, ठीक, 136 हो गया। तो 12 में से 6 गया, 6 इधर, 4 में से 3 गया, 1 बचा। इसको बार कितने को उतार लो, ठीक है ना, एक बार उतार लो कितने को, 5 को भी, ठीक, ऐसे। अब कितना बचा, 165 हो गया। 3 से काटो, 3 पचे 15 चला जाएगा क्या, देख लेते एक बारी करके। 3 पचे 15, है ना, 3 पचे 15, 15 कटेगा क्या, 4 5 को 20 का 0 हासिल आया 2, 5 तिया 15, 2 17 बच्चा ज्यादा हो गया, हमें लग रहा है कितना हो गया, ज्यादा हो जाएगा। 5 को 20 का 2 और 5 तिया 15, 15 2 17, ज्यादा तो हो रहा है ना। 5 बार मत काटो, कितनी बार जाने दो, 4 बार ही कटेगा, ठीक। तो 4 बार जब करोगे तो 344 हो गया। 4 बार में कितना आया था, 136 आया था। घटा लो जरा, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। इधर बचा बेटा तुम्हारा 5, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। दशमलव लगा दो, एक 0 बढ़ा दो, ठीक। कितनी बार चला जाएगा, और 3 नमा 27, 9 बारी। चलो देख लो कितना आ जाएगा, 344.9, ठीक। ये आंसर हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा बच्चा, 344.9। तो MA बराबर आएगा आपका 344.9 ग्राम प्रति मोल, ठीक। ये हो गया आंसर। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा फिर से देख लेना हमने क्या करा है, ठीक। एक बार कैलकुलेशन पे देख लेना जरा से, कहीं गलती तो नहीं है। अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो आंसर एकदम से सही आ जाएगा, ठीक। चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या कह रहा है, हमें गणना करके बतानी है, ठीक। चलो एक बार देखते हैं। कह रहा है 2.25 ग्राम। हमने कहा डाटा कलेक्ट करके तुरंत बराबर करके लिख लिया करो, 2.25 ग्राम, ठीक। इस बारी देखो फॉर्मूला भी दे दिया, कह रहा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चा C6H12O6, है ना। कह रहा है कि को 25 ग्राम जल में, तो तुरंत यहाँ पर कितना लिख दो बच्चा, 25 ग्राम लिख दो। क्या लिख दो, जल। तो जल का फॉर्मूला H2O के में घोलने पर हिमांक में कमी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चा क्या, कि हिमांक में कमी को ही हम लोग डेल्टा TF कहते हैं, और इसकी वैल्यू आपको 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है। तो कह रहा है जल में के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मतलब होता है बच्चा KF, ये मान निकालना। अच्छा ये ग्राम में, ये ग्राम में, तो ये सबको पता चल गया होगा। ये मान WA का, ये मान WB का, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक चीज की कमी और पड़ेगी। अभी जब आप न्यूमेरिकल के फॉर्मूला लिखेंगे तो एक चीज की कमी पड़ेगी। वो क्या पड़ेगी कमी, जरा ध्यान देना, MA के मान की। किसकी बनेगी, MA के मान की। तो MA के मान के लिए ध्यान रखो, WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है उसी फॉर्मूले से हम लोग मान बना लेते हैं बच्चा, किसके, MA के मान बना लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला लिखा है C6H12O6। जब इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है बच्चा क्या, 180 ग्राम प्रति मोल। कितना मिलेगा, 180 ग्राम प्रति मोल मिलेगा। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा इतना करने के बाद अब हमें फॉर्मूला लगा देना है तुरंत। डेल्टा TF बराबर क्या पढ़ा था बच्चा, KF इंटू में WA इंटू में 1000 और बटे MA, ठीक है ना, और इंटू में WB, यही तो फॉर्मूला था। अब हमें बनाना किसके बराबर बच्चा, तो KF के बराबर। तो ये तो तुरंत इधर आ जाएंगे, तो मिलेगा क्या आपको, डेल्टा TF इंटू में MA इंटू में WB, ठीक। और बटे में आपको बचेगा कितना, WA इंटू में 1000, ठीक, ये बचेगा। अब चलो देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब आगे की कहानी क्या है बच्चा, तो लिखेंगे KF बराबर, ध्यान से देखना है ना, डेल्टा TF का मान आपको पता है कितना दिया गया है, तो 0.93, कितना दिया गया, 0.93। MA का मान आपने निकाला कितना बच्चा, 180, ठीक, इंटू में WB का मान आपने दिया क्वेश्चन में 25, कितना लिखा गया 25, ठीक है ना, बटे नीचे आ जाओ बच्चा, क्या लिखा है तुम्हारे पास में, WA का मान है 2.25, मल्टीप्लाई कितना है बच्चा, 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। फटाफट देखते हैं, ये वाला पॉइंट सेम जगह पे है, निपटा दिया, कोई दिक्कत, बोले कतई दिक्कत नहीं भैया हमको तो। और 0 को टच मत करते हुए काटना। चलो 5 से निपटाओ पहले इसको ना, 5 से काटा 5 25, इसको काटोगे तो 5 चौको 20 और 5 25 यानी 45 आ जाएगा, ठीक। इसको निपटा दो तो फिर 5 नमा 45, ठीक। अब 3 से निपटा दो, 3 से निपटा दिया जाए तो 3 तर का 9, और इसको काट दें अगर हम 3 से, तो 3 तर का 9 और 3 एकम 3, ठीक। इसको भी काट दो जरा, कट रहा है ना, 3 छंग 18, 60 हो गया बच्चा, ठीक। इनका गुणा करा लो, नीचे 3 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक काम करो, एक जीरो से ये जीरो वाला भी निपटा दो, अभी कोई समस्या नहीं बेटा, सभी निपट गया ना। अब क्या बचा देखो ध्यान से, KF बराबर ऊपर बचा है बेटा 6 एकम
6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कितना आ जाएगा 186 और बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसको करोगे तो 1.86 मात्रक सबको पता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, फटाफट देखो इसका तो आंसर तुरंत निकल आया बच्चा है ना, चुटकियों में ही निकल आया। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की कहानी आगे समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें लग रहा है ठीक है ना, और है कुछ क्या, और कुछ बस इतना ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो फटाफट इसको भी कैसे करते हैं जरा ध्यान देना है ना। इसमें भी मुझे लग रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक यानी केएफ का मान ही पूछा गया, देख लेते जल्दी जल्दी से। कह रहा है क्या बच्चा कि 1.822 ग्राम, 1.822 ग्राम कोई एक कार्बनिक यौगिक है, इसका अणुभार दिया गया। इसका मतलब साफ है बच्चा क्या कि ये तो मान WA का हो गया, और जो इसका अणुभार दिया गया वो मान दिया गया आपको कितना 155 ग्राम प्रति मोल। क्या हो जाएगा 155 ग्राम प्रति मोल। ठीक, फिर कह रहा है को 100 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ पर तुम क्या लिख देना बच्चा 100 ग्राम बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, क्लियर। अच्छा, ये जो मान है वो किसका हो जाएगा WB का, देखो ध्यान से ग्राम और ग्राम। फिर क्या कह रहा है घोलने पर हिमांक में, अच्छा हिमांक में कमी को लिखते हैं बच्चा किससे, डेल्टा TF से। ये कितना दिया गया है तो बोले 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है तो मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक बोले तो बच्चा KF, इसका मान बताना है ना। इतनी सारी कहानी पूछी गई है दब को देने के बाद। चलो अभी जल्दी से शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगा करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या लिखा गया, डेल्टा TF बराबर क्या लिखोगे बच्चा KF इंटू में WA इंटू में 1000 और बटे MA और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चा WB। ठीक, चलो अभी हमें KF के बराबर बनाना है ना, तो सबसे पहले KF बराबर निकालेंगे। तो KF बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा TF बचेगा बच्चा, MA बचेगा, इनटू में WB बचेगा। ओके, और बटे नीचे आ जाओगे तो नीचे क्या मिलेगा WA मिलेगा, इनटू में क्या मिलेगा बच्चा 1000 मिलेगा। ठीक, ऐसे फॉर्मूला बना सकते नहीं बना सकते। ठीक, अगर फॉर्मूला बना लिया है तो कैलकुलेशन भी कर पाओगे आराम से। ठीक, चलो देखते हैं। तो KF बराबर क्या लिखना बच्चा, KF बराबर, ठीक, अब देखो डेल्टा TF की वैल्यू दी गई आपको 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लिख दिया, मल्टीप्लाई MA का मान आपने देखा 155 दिया गया आपको, कितना दिया गया 155 दिया गया बच्चा। ठीक, उसके बाद आगे लिखा हुआ है, कह रहा है क्या WB, देखो ध्यान से WB का मान कितना दिया गया आपको 100 दिया गया, तो मल्टीप्लाई कितने से करा लो 100 से, बटे नीचे आ जाओ, नीचे दिया गया WA का मान है आपके पास में 1.822। ठीक, मल्टीप्लाई, ठीक, MA तो लिख चुके ना, अब यहाँ केवल 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। चलो देखते हैं, निपटाते हैं। ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बनेगा, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर कितना जीरो बनेगा बच्चा 3 जीरो। निपटा दो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, निपट गए। अब कुछ है जुगाड़ क्या, 2 से काटो जरा, कटेंगे अभी। ठीक, 2 से काटो, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको काट दें, छोटा कर दें थोड़ा सा, तो 2 तिया 6, चलो इतना हो गया बच्चा है ना। अब आपको क्या करना है, गुणा भाग करा लेना। ठीक, तो ऊपर वालों का पहले गुणा कराओ, फिर नीचे से भाग करेंगे। ठीक, 155 का 3 के साथ में करा देते, 10 उधर भी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना ना, छोड़ के मत चले आना, नहीं तो गलती कर लोगे। अच्छा, 5 का पहले करा लो, सॉरी 3 के साथ में, तो 5 तिया 15 का कितना हो जाएगा, अच्छा जीरो भी लिख दो या करके। ठीक, तो 5 तिया 15 का 5 एक हाथ से लाया, 5 तिया 15 और एक 16 का 6 आ गया, 3 एकम 3 और एक 4, यानी 4650 बटे 911। इतनी सी कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, 4650 बटे 911 कहानी है। ओके, अब इसको डिवाइड कर लो यहाँ पर आकर के, तो 911 और डिवाइड करना है कितने से, 4650 से, 4650। ठीक, ऐसा 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 ऐसा, काटो कितनी बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पंचे 45, क्या 5 बार जाएगा, करके देख लेते एक बारी। 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 और 9 पंचे 45, चला तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कट जाएगा बच्चा है ना। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, इधर चला गया उधार हो गया तो कितना हो गया बेटा 14, 14 में से 5 गया तो बच्चा बचेगा 9, इधर बचा 5, 5 सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव लगा दो, एक जीरो बढ़ा दो फटाफट। ठीक, कितनी बार जाएगा बच्चा, एक बारी जाएगा तो 911 आएगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया बचेगा 3, 39 आ गया। ठीक, एक जीरो फिर बढ़ा दो, अभी भी नहीं जा रहा, एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो, चलो इतना ही बहुत है। तो आपको मिलेगा बच्चा क्या, KF बराबर 5.10 मात्रक वही होता है, अभी पढ़ कर आयो पीछे, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। जरा बताओ यहाँ तक कोई समस्या क्या, आसानी से समझ में आया कि नहीं आया न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं होते हैं बच्चा, अगर आपने मन से चीज़ों को समझ लिया है तो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, कहाँ गया बच्चा, अड़संग गुणधर्म, चल जाओ यार, कहाँ चलेगा। ठीक, ये है, चलो अभी देखो ध्यान से। ठीक, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बच्चा हमारे पास में परासरण दाब। क्या होगा, परासरण दाब। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे परासरण दाब के बारे में, और उसके बाद
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जी जान से संघर्ष करते रहना प्यारे बच्चों। ठीक है ना।